નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હું છું ગૌતમ શ્રીમાળી. વીટીવીના ચૂંટણીલક્ષી કાર્યક્રમ ચક્રવ્યૂહમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. આજે આપણી સાથે પૂર્વ કેન્દ્રીય મંત્રી रविशंकर प्रसाद जी છે, તેમની સાથે વાત કરીશું. સર, गुजरात दौरे पर आप आए हुए हैं और आज ही भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र घोषित किया. एक बात यह है, इस बार अग्रसर गुजरात करके एक स्लोगन था, उनमें सभी 182 जो विधानसभा की सीट है उनमें गए, वहां से फीडबैक लिया और उनके हिसाब से संकल्प पत्र रजू किया. उनको किस तरह से देखते हैं, क्या मानते हो? वही तो बहुत बड़ी बात है ना. हम जनता से जनता के बीच जाकर उनकी राय लेकर अपना संकल्प बनाते हैं. तो अगर लोकतंत्र में जनता है तो जनता की राय तो लेना ही चाहिए ना. इसे तो मैं बहुत अच्छी बात मानता हूं. और ये शुरुआत भाजपा ने ही की है कि हम क्या मैनिफेस्टो बनाए, क्या संकल्प पत्र बनाए, भैया जनता अपनी राय दीजिए. ये सब उनकी राय से आता है. सर, इसमें एक बात ये भी है, कॉमन सिविल कोड लाने की बात कर रहे हो, उनको किस तरह से देख रहे हो, क्या मानते हो? अच्छा, हमें ये बताइए, कॉमन सिविल कोड कोई हम नई बात कह रहे हैं क्या? ये भारत के संविधान में है ना. और जब से जनसंघ आया है तब से हम कॉमन सिविल की बात कर रहे हैं ना. क्या हमने कहा 370 हटाएंगे, हटा दिया ना. राम मंदिर बनाएंगे, बन रहा है ना. 3 तलाक समाप्त करेंगे, कानून मंत्री के रूप में नहीं लाया था वो बिल, समाप्त कर दिया ना. उसी प्रकार से कॉमन सिविल कोड आएगा, लेकिन हर काम वैधानिक तरीके से होगा, चर्चा से होगा. यहां भी लाएंगे, क्यों नहीं लाएंगे, जरूर लाएंगे. सर, पहला ऐसा स्टेट होगा कि जिस तरह से कॉमन सिविल कोड यहां लागू होगा. नहीं, सरकार बनने की. हाँ, गुजरात में भी ठीक, अच्छी बात है, लेकिन हम कोई आश्चर्यजनक काम नहीं कर रहे हैं. ये पार्ट ऑफ हमारा कमिटमेंट है और ये संविधान का भी कमिटमेंट है. सर, एक बात ये भी है, गुजरात में जैसे कि एनर्जेटिक हो, अगली बार की बात करें तो विकास का मुद्दा रहा था, सर्वोत्तम गुजरात की बात हो रही थी, अग्रसर गुजरात की बात हो रही थी. इस चुनाव में किस तरह से देखते हैं, क्योंकि काफी सारे पक्ष भी यहाँ जुड़ चुके हैं, इस तरह की बात चल रही है. हमारा 27 साल का काम, मोदी जी का मुख्यमंत्री के रूप में काम, मोदी जी का प्रधानमंत्री के रूप में गुजरात और देश के लिए काम, और भूपेंद्र भाई जितने सरल और सहज मुख्यमंत्री हैं, वो बहुत विनम्र हैं, मुझे बहुत प्रभावित कर गए. तो ये सारी बातें हैं और गुजरात की जनता देख रही है. लेकिन मैंने ये बात दूसरों को भी, आपको भी कहूंगा, विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता के रूप में मैं पहली बार अहमदाबाद आया था संविधान में, तो उस समय साबरमती एक नाला थी. हमने कहा यही महात्मा गांधी का साबरमती के संत ने कर दिया कमाल. मैं रो दिया. आज देखिए साबरमती रिवर फ्रंट, मैंने पेरिस को भी देखा है, वहां की नदी का, थेम्स में लंदन में भी देखा है, पोटोमैक का देखा है वॉशिंगटन में. ये सबों से बढ़िया है. ये होता है ना, हिम्मत हो. हर गांव में बिजली गई कि नहीं, हर गांव में पानी पहुंचा कि नहीं. तमाम नर्मदा बचाओ आंदोलन और यूपीए सरकार के विरोध के बावजूद मोदी जी की हिम्मत की दाद, आज मां नर्मदा का पानी रेगिस्तान पहुंचा कि नहीं पहुंचा. तो एक काम करके दिखाते हैं. सर, आप काम करके दिखाते हैं. कांग्रेस इस बार स्लोगन ये लेके आई कि हमारू काम बोले छे, यानी कि उनका काम बोल रहा है. उनको किस तरह से देख रहे हैं? क्या बोले हम? कांग्रेस झूठ बोली छे. 27 साल से पावर में है क्या वो? फिर मैं पूछता हूं, कांग्रेस पार्टी 27 साल से सत्ता में है नहीं है, तो उनका क्या काम बोलता है, जरा उन्हीं से पूछिए आप. काम तो हमारा बोल रहा है ना. अभी बताया मैंने, अहमदाबाद का, गांव का, विकास का. गुजरात में एयरक्राफ्ट भी बनने जा रहे हैं, गुजरात में और दवाई मिलने जा रही हैं. तो ये तो करके दिखाया हम लोगों ने. सर, एक बात ये भी है कि कांग्रेस इस तरह से बात कर रही है, लेकिन एक बात ये आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी 27 साल से गुजरात के शासन में है, फिर भी तोड़ जोड़ की राजनीति हो रही है यहाँ. काफी सारे, हालांकि बात करें तो 2012 से लेकर अब तक के 50 ऐसे विधायक हैं जो काफी सारे नाम जानते हुए इतने विधायकों को भारतीय जनता पार्टी को लेना पड़ा. ऐसा क्यों? अच्छा, मुझे ये बताइए, किसी को हम जबरदस्ती करते हैं क्या? जो उब जाता है वो आता है, सम्मान नहीं मिलता है वो आता है. हम हर को अपना अवसर देते हैं, आइए, लेकिन हर को नहीं देते. काफी को देते भी हैं, काफी को नहीं भी देते. दोनों बातें. हमारे विचारधारा में विश्वास होना चाहिए. और अगर कांग्रेस पार्टी का स्वास्थ्य नहीं ठीक है तो उनको दवा देने का काम हम करें क्या? कांग्रेस पार्टी को अगर वोट नहीं मिलता तो उनको वोट दिलवाने का काम हम करें क्या? क्या मतलब है इसका? तो कांग्रेस पार्टी को खुद मेहनत करनी चाहिए ना. राहुल गांधी कहां चले गए? गुजरात से बेरुखी क्यों है? एक दिन आए, चले गए. अब भारत जोड़ने में लगे हैं, जोड़ें.
पहले अपनी पार्टी को तो जोड़ने हैं। क्या बोल रहे हैं अशोक गहलोत, यहाँ के प्रभारी है ना, राजस्थान के मुख्यमंत्री, निरीक्षक हैं, अपने पूर्व उप मुख्यमंत्री को गद्दार बोल रहे हैं। कोई पहले वहां तो जोड़ दो, अपनी पार्टी को तो यहां जोड़ दो, तो आपके लोग छोड़ने को तैयार हैं। तो आप अपनी पार्टी को तो जोड़ नहीं पा रहे हो और चले हो देश जोड़ने के लिए। सर, टूटती कांग्रेस का फायदा सीधा बीजेपी को हो रहा है, ऐसा मान रहे हो? जी नहीं, कांग्रेस के टूटने से हमें दुख भी हो रहा है, बड़ी पार्टी होनी चाहिए। देखिए, जब तक कांग्रेस पार्टी समझेगी कि इस परिवार का अधिकार है तो समस्या होगी। और आपने जब पूछा तो मैं आज, आप चूंकि ये चक्रव्यूह है तो मैं आपसे एक बात पूछता हूं, सरदार पटेल को क्यों नहीं सम्मान दिया? 556 रियासतों में 555 पटेल साहब ने हैंडल किया, कोई समस्या नहीं है। एक किया नेहरू जी ने कश्मीर, वहां जाके समस्या 2019 में समाप्त हुई मोदी जी की अगुवाई में, अमित शाह के प्रयास। यही तो सवाल है। सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा ने आज मोदी जी ने लगवाई। आज तक राहुल गांधी या कांग्रेस का एक नेता केवड़िया गया है क्या? उस महान मंदिर जो रूपी जो दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा है, दर्शन करने के लिए नहीं गया है। यही सवाल है। और आज आपने जब बात की है चक्रव्यूह, तो मैं आपको एक बात और बता दूं, सरदार पटेल कब मरे? 1950 में। उनको कब मिला भारत रत्न? 1991 में। 91 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे बताइए तो? नरसिम्हा राव। समझे? और अगर वो परिवार का व्यक्ति पीएम बनता तो ये काम भी अटल जी को करना पड़ता। समझे आप? वो कौन सी ताकतें थी जो देश के इस महान संत को रोक रही थी भारत रत्न नहीं मिलने? वो तो देश रत्न थे ही, ऐसे भी हीरा थे भारत के। भारत को जोड़ा उन्होंने। नेहरू जी को मिला, इंदिरा गांधी को मिला, राजीव गांधी को मिला, जाकिर हुसैन को मिला, बीवी गिरी को मिला, ठीक मिला, क्यों नहीं सरदार पटेल को सम्मान नहीं दिया गया? बस यही सवाल है। क्योंकि वो नेहरू जी के आलोचक थे। मौलाना आजाद मरे 1959 में, कब मिला? 1992 में। तो ये जो खानदान है ये समझता है देश को चलाने का पट्टा भगवान ने हमें ही दिया है, तो यही समस्या होती है, ये होती रहेगी। ये समझने को तैयार नहीं है। सर, 27 साल से गुजरात में शासन है, लग रहा है कहाँ एंटी इनकम्बेंसी की बात आ रही है, उनको किस तरह से? ये प्रो इनकम्बेंसी एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, समझे आप? देश में काम बोलता है। यहां भी जीतेंगे, 24 में लोकसभा भी निर्णायक जीतेंगे। तो जो काम किया मोदी जी ने देश के रूप में, और देखिए भाजपा और विशेष रूप से नरेंद्र मोदी जी रिफॉर्मेटिव काम करते हैं, जिसका दूरगामी असर आज डिजिटल इंडिया का असर आप देखते हैं कि नहीं? मुझे बताइए आप। लाखों करोड़ रुपया अकाउंट में जाता है कि नहीं जाता है? आप देखिए। आप इलेक्ट्रॉनिक भारत आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो ये सब बातें जब होती हैं तो पूरा विजन, और मैंने भी गिफ्ट सिटी देखी है, क्या आ रहा है साहब, वो तो हांगकांग सिंगापुर के बराबर खड़ा हो जाएगा। ચોક્કસથી તો રોકાઈશું, એક વિરામ લઈએ અને વિરામ બાદ ફરી સર સાથે વાત કરીશું. વિરામ બાદ આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. ફરી રવિશંકર પ્રસાદજી સાથે વાત કરીશું. સર, एंटी इनकम्बेंसी की बात हुई, अब ये है कि यहाँ अब तक देखा जाए गुजरात में लड़ाई की बात है तो कांग्रेस और भाजपा की लड़ाई थी, अब आम आदमी पार्टी भी जुड़ गई है, उनको किस तरह से देख रहे हैं? मतों का ध्रुवीकरण होगा कि नहीं होगा? पहले बात जान लीजिए कि लड़ाई कांग्रेस से है। केजरीवाल एक फ्री स्टाइल पॉलिटिकल लीडर है। जहां चुनाव हुआ पहुंच जाते हैं। गोवा में चुनाव हुआ पहुंच गए, हार गए। उत्तराखंड में चुनाव हुआ चले गए, हार गए। हिमाचल पहुंचे हैं, हारेंगे। और यहां तो एक सीट भी नहीं मिलेगी। कारण क्या है? जीते हैं पंजाब में, तो पंजाब में कितना आतंकवाद बढ़ रहा है, अलगाववाद बढ़ रहा है, अभी देख रहे हैं, रोज हत्या हो रही है। और दिल्ली में जो भ्रष्टाचार हो रहा है एक्साइज से लेकर के, और सत्येंद्र जैन उनके मंत्री 6 महीने से जेल में है। मैं चाहता हूं चक्रव्यूह में बोलूं, 6 महीने से जेल में है और आज तक आजाद भारत में नहीं हुआ कि उनको मंत्री से नहीं हटाया गया। एक अपनी बेटी का बलात्कारी पैर दबाता है, जेलर उनके सामने खड़ा रहता है। ये कौन से नैतिकता की बात करते हैं श्रीमान केजरीवाल जी? तो क्या यही यहां करेंगे? हां, आते हैं, बड़ी बड़ी बातें कह जाते चले जाते हैं, क्योंकि मालूम है जीतना तो है नहीं, तो बस झूठे सपने दिखा जाओ। तो रेवड़ी नहीं चलेगी? कुछ नहीं चलने वाली है, कुछ नहीं चलने वाली है। गुजरात के लोग बहुत ही समझदार हैं, सुलझे हुए हैं, और वो भाजपा को निर्णायक बहुमत देंगे। और आज जो सबसे बड़ी बात कही गई है संकल्प पत्र में, कि गुजरात के इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है,
और आज जब भारत मोदी जी की अगुवाई में इंग्लैंड से आगे निकल गया आर्थिक विकास में, समझ गया, जिसने हम पर राज किया 300 साल तक, आज भारत की अर्थव्यवस्था उससे आगे निकल गई। तो गुजरात की बहुत बड़ी भूमिका है। और देश के पूर्व आईटी मंत्री को मैं जानता हूं गुजरात में कितना टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है, आईटी का विकास हुआ है। तो क्या किसानी, क्या स्वास्थ्य, क्या उद्यमशीलता, क्या ट्रेड और क्या बिजनेस, हर क्षेत्र में गुजरात आगे आएगा। सर, रोजगारी के बारे में क्या कहना है? कितनी सारी रोजगारी देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ युवा नाराज है, क्योंकि बार बार पेपर लीक हो रहे हैं। उनके हिसाब से युवा नाराज है। जहां भी पेपर लीक हुआ है उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, होनी भी चाहिए, वो गलत है और सख्त कार्रवाई हो रही है, मुझे मालूम है। अब मुझे ये बताइए कि मैंने अभी आईटी की बात की, मैं इतने यहाँ पर अब हवाई जहाज जो बनने जा रहे हैं बड़ौदा में, बड़ी बड़ी खुल रही हैं फैक्ट्रियां दवाई की, तो उसमें लोगों को नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मुझे बताइए। आज गिफ्ट सिटी जो बन के मैं देख रहा हूँ, वहाँ 2-3 लाख लोगों को नौकरी, मैं देखा कि अमेरिकन बैंक रात में काम कर रहे हैं। अभी मैं अवाक रह गया, मैंने देखा होटल में घुसा तो अच्छी बात है। गुजरात के लोगों के स्टार्टअप, आज भारत स्टार्टअप मूवमेंट में दुनिया का मोस्ट पावरफुल नेशन हो गया है, सेकंड कम से कम। कितने स्टार्टअप गुजरात में है? स्टार्टअप का प्रिंसिपल क्या है? वी आर नॉट जॉब सीकर्स, वी आर जॉब गिवर्स। हम जॉब देंगे। तो ये हजारों लाखों अवसर मिल रहे हैं जॉब के, चिंता मत करिए, निश्चिंत रहिए। और वैसे भी गुजरात का जवान सरकारी नौकरी के पीछे नहीं भागता है, मालूम है ना आपको? हाँ। तो सर, क्या देख रहे हो गुजरात का युवान को, किस तरह से देख रहे हो? निर्णायक जीतेंगे, ऐतिहासिक जीतेंगे, देखिएगा आप, आपसे हम मिलेंगे, बहुत प्रभावी जीत होगी। सर, कितनी सीट का आंकलन करते हो? वो आप करिए, हमने कह दिया निर्णायक ऐतिहासिक जीत होगी। लेकिन 2017 की बात करें तो 9 बैठक आई थी और वो अच्छी तरह से नहीं थी, उससे बहुत आगे बढ़ेंगे, जाइए। तो सर, यूपी में तो तब तक लक्ष्य 300 का था। यूपी में भी तब चुनाव थे, यूपी का चुनाव था, तब उन्हें 300 का लक्ष्य यूपी का था, तब 150 यहाँ बोला जाता था, तब नहीं अनवाई। अब 150 बोल रहे हैं, तो इस बार कितना? अब फिर कह रहा हूं, ये सब गंडा आप करिए ना। मैंने कहा निर्णायक ऐतिहासिक जीत होगी, बहुत प्रामाणिक होगी। सर, आप तो सीनियर नेता हो, इनके पर से आप आंकलन भी करते होंगे, तो फिर कितना आंकलन करते हो? जस्ट मैं आंकलन का सवाल नहीं है ना, मैंने कहा निर्णायक ऐतिहासिक जीत, बहुमत से बहुत ज्यादा, निश्चिंत रहिए आप। ચોક્કસથી તો બહુમતથી પણ વધારે જીતનો આશાવાદ જે છે તે વ્યક્ત કરવામાં આવી રહ્યો છે। ભારતીય જનતા પાર્ટી ફરી એકવાર ગુજરાતની અંદર પ્રચંડ બહુમતી જીતશે તે પ્રકારનો આશાવાદ છે તે વ્યક્ત કરવામાં આવી રહ્યો છે।